Assalamu alaikum. I am Dr. Nada Wahid. Today I will discuss the physical therapy interventions in stroke patients. Last lecture में हम लोग already discuss कर चुके हैं stroke क्या होता है, stroke के types and each and everything in detail. So आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशंस क्या होती है स्ट्रोक के पेशेंट्स पे। तो फ्रेमवर्क ऑफ रिहैबिलिटेशन एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपके क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। सबसे पहले हम देखें तो आपके जो भी पेशेंट है उसकी जो भी डिसेबिलिटी होगी उसको कम से कम करना, यानी जो भी उसको डिसेबिलिटी हुई है आपकी कोशिश ये होगी कि उसको डिसेबिलिटी को कम करें, साथ साथ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाएं और उसको इंडिपेंडेंस को जो है वो प्रमोट करें, यानी कि वो अपने काम खुद से कर सके, उसको डिपेंडेंट ना होना किसी भी इंसान के ऊपर, वो अपनी चीज़ें अपने काम अपने खुद रोज़मर्रा के काम खुद से खुद बेहतर कर सके। रिहैबिलिटेशन के टीम पे देखें तो फिजिशियन, नर्सेस, फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर्स तमाम लोग इंक्लूड होते हैं। यानी कि अगर हम रिहैब की बात करें तो किसी भी एक बंदे का काम नहीं है, इट्स अ कंबाइंड एफर्ट, इट्स अ टीम वर्क। तो अगर टीम वर्क में काम होता है तो पेशेंट ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसके 3 फेजेज हैं, एक एक्यूट फेज है, एक सब एक्यूट फेज है और एक क्रॉनिक फेज है। 72 आवर्स के अंदर अंदर होता है, डैट इज कॉल्ड एक्यूट फेज। सब एक्यूट फेज जो होता है हॉस्पिटल के अंदर, जो एक्यूट केयर हॉस्पिटल में, वो सब एक्यूट फेज है। और अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो जाए स्ट्रोक के पेशेंट को, पोस्ट स्ट्रोक, उसको हम क्रोनिक फेज कहते हैं। अब जैसे पेशेंट ना जितने एक्यूट फेज में जल्दी ठीक होने के चांसेस होंगे, तो सब एक्यूट में उससे बेहतर ठीक हो सकता है, और क्रॉनिक में ऑब्वियसली जितना टाइम डिले होता जाएगा उतना डिसेबिलिटी ज़्यादा लास्ट करेगी। अब हम बात करते हैं एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, जब आप पेशेंट पे वर्क कर रहे हैं तो आपके पास कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। तो आप देखते हैं कि पेशेंट के इश्यूज़ क्या हैं। सबसे पहले आप पेशेंट को असेस करते हैं, एग्जामिन करने के बाद आप उसकी बेसिस पर उसके गोल्स बनाते हैं कि आपको आइदर उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर मोटर लर्निंग की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आप तो आपके पास मोटर लर्निंग की स्ट्रैटेजीज़ हैं। अगर सेंसरी फंक्शन डिस्टर्ब हुए हैं तो आप उसके लिए इंटरवेंशंस करते हैं। इसी तरह अगर हेमी एनॉप्सिया या यूनिलैटरल नेग्लेक्ट का इश्यूज है तो उसके इंटरवेंशन पे काम किया जाता है। तो इसी तरह हमारे पास अलग अलग मसलों के अलग अलग इंटरवेंशंस हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंटरवेंशंस हैं, स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए इंटरवेंशंस हैं। देन स्पास्टिसिटी को मैनेज करना, स्पास्टिसिटी होने से एक तो प्रिवेंट करना, और अगर हो गई है तो उसको और बढ़ने से रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मूवमेंट कंट्रोल को इम्प्रूव करना। देन अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ हैं, फंक्शनल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ हैं। देन पोस्चरल कंट्रोल एंड बैलेंस, और उसके बाद है गेट एंड लोकोमोशन, एंड देन एरोबिक कैपेसिटीज़ एंड एंड्योरेंस को बढ़ाना। पेशेंट को असेस करने के बाद आप देख लेते हैं इश्यूज़ क्या हैं और उसके बेसिस पे आप 1 बाय 1 करके काम कर रहे होते हैं। तो मोटर लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ है, हमारे पास जो भी पेशेंट है उसकी इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप जो भी एक्टिविटीज़ करवाएं उसमें पेशेंट को इंगेज करें, और सबसे ज़रूरी बात है कि आपका पेशेंट जितना मोटिवेट होगा मोटर लर्निंग उतने अच्छे से हो पाएगी। इसके लिए आप स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करें। उसके बाद जो भी स्ट्रैटेजीज़ जो भी आप करवा रहे हैं, जो भी एक्सरसाइजेज आप करवा रहे हैं, उसका फीडबैक लें, देन उसकी प्रैक्टिस करवाएं। देन हमारे पास होती है मिरर थेरेपी। मिरर थेरेपी एक मिरर बॉक्स सा होता है, आप एक हाथ बाहर रखवाते हैं जो हाथ सही है, और जो हाथ अफेक्टेड है वो आप बॉक्स के अंदर रखवाते हैं, और देन उसमें मिरर लगा होता है। जब आपका राइट हैंड परफॉर्म कर रहा होता है और वो जब मिरर में देख रहा होता है तो उसको लगता है लेफ्ट हैंड भी परफॉर्म कर रहा है, तो उस तरह जो है ना उसके लेफ्ट हैंड की जो फंक्शन है वो ज़रा बेहतर हो रहे होते हैं। तो मिरर थेरेपी करवा रहे होते हैं। मेंटल प्रैक्टिस, आप उसको क्या कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा धोखा दे रहे हैं कि हाँ भाई आपका हाथ काम कर रहा है, तो उसको ऐसा महसूस होगा कि मेरा हाथ काम कर रहा है, तो वो उसको मेंटली जो है जो प्रॉब्लम जो हुई है, जो क्योंकि स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्रेन में प्रॉब्लम हुई होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके रिकवर होना शुरू हो जाती है। तो क्लोज एंड ओपन एनवायरनमेंट में भी एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं और आप चेंज कर रहे होते हैं, दोनों एनवायरनमेंट की बेसिस पे उसको मोटर लर्निंग जो है वो उसकी बेहतर हो रही होती है। देन हम बात करेंगे इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव सेंसरी फंक्शन। अब सेंसरी फंक्शन सेंस से रिलेटेड है। अब जब सेंसरी फंक्शन ख़राब हो जाते हैं तो जहाँ आप मोटर ट्रेनिंग करवा रहे हैं वहीं पे आप सेंसरी फंक्शन को भी सही कर सकते हैं। तो इसके लिए सेंसरी रीट्रेनिंग प्रोग्राम है। ट्रेनिंग होता है जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ सिखाई जा रही हो। रीट्रेनिंग होता है कि पेशेंट जो है वो जो है भूल चुका है क्योंकि या उसके काम परफॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई है, तो दोबारा से उसको वो चीज़ सिखाना, दैट इज़ कॉल्ड रीट्रेनिंग। तो मिरर थेरेपी जब आप करवा रहे हैं तो साथ साथ आप उसको सेंसरी स्टिमुलस दे सकते हैं कि आप उसके हाथ पे टैप कर सकते हैं और देन उसको बोलते हैं कि आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो करें।
तो उसको स्टिमुलस चाहता है और इसकी बेसिस पे कि उसको पता चलता है कि अगर आपको राइट हैंड की एक्सरसाइज करवानी तो आप राइट हैंड पे स्टिमुलस दें, एल्बो पे करवानी तो एल्बो पे, शोल्डर पे करवानी तो शोल्डर पे। या इसके अलावा सेंसरी स्टिमुलेशन इंटरवेंशंस के लिए आपके पास और बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, जैसे आप कंप्रेशन दे सकते हैं, वेट बेयरिंग है, मोबिलाइजेशन है, न्यूमेटिक कंप्रेशन है, इलेक्ट्रिकल, थर्मल एंड मैग्नेटिक स्टिमुलेशंस हैं। तो आप कोई भी स्टिमुलेशन का यूज़ करते हुए आप उसकी सेंसरी फंक्शंस को बेहतर कर सकते हैं। तो सेंसरी मोटर इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट भी एक साथ चल सकता है कि जिसमें दोनों के ऊपर आप एक साथ काम कर सकते हैं। जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं वो सेंसरी क्यूज़ के साथ करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से पेशेंट जो है परफॉर्म कर पाएगा और उसके दोनों फंक्शंस इंप्रूव हो जाएंगे। तो अगर आप पिक्चर में देखें तो पेशेंट को सेंसरी स्टिमुलस देने के लिए क्या किया हुआ है कि पेशेंट का फिजिकल थेरेपिस्ट ने हाथ पकड़ा हुआ है एंड देन वो कह रहे हैं कि इस हाथ से आप परफॉर्म करें एंड देन वो मोटर एक्टिविटी करवा रहे हैं। तो मोटर रीलर्निंग भी हो रही है और सेंसरी इंटीग्रेशन भी इंप्रूव हो रही है। देन इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव हेमी अनॉप्सिया एंड यूनिलैटरल नेग्लेक्ट। बेसिकली उसको आइस का इशू हो रहा होता है, आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे होते हैं कि एक साइड को उसको नज़र ही नहीं आ रहा होता। जो अफेक्टेड साइड होती है ना, उससे उस साइड पे, उस डायरेक्शन में, क्योंकि हाफ साइड पे आपको सही नज़र आ रहा है, हाफ साइड पे आपको नहीं नज़र आ रहा होता क्योंकि वो आपकी अफेक्टेड है। तो इसके लिए जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो आप पैरेटिक साइड यानी जो अफेक्टेड साइड है उसको यूज़ कर रहे होते हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पेशेंट को ऐसे एक्सरसाइज करवा सकते हैं कि अगर स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स के ऊपर आपने डिफरेंट कलर्स की, हर स्टेयर के ऊपर आपने कलर दे दिया, तो जो ब्राइट कलर्स हैं वो दे दिए और उसकी बेसिस पे जब स्टेयर जो है एक्टिविटी बेहतर हो रही है तो उसको कलर्स की बेसिस पे ज़्यादा अच्छे से उसकी जो आई का जो प्रॉब्लम है वो उसको ज़रा क्लियर होगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि आपने पेशेंट को जो भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो डिफरेंट कलर्स की आपने बॉल्स दे दी और डिफरेंट कलर्स जो हैं उसकी बेसिस पे जब वो एक्सरसाइज कर रहा होगा, कोई भी आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं, आइदर स्ट्रेंथनिंग या जो भी आपका प्रोटोकॉल है, तो उसको आप कलर क्यूज यूज़ करके आप आइज एक्टिविटीज़ है उसको बेहतर कर रहे होते हैं। देन हम बात करते हैं इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट इंटीग्रिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी, लचक बेसिकली हम इसको उर्दू में बोलते हैं, तो वो कम हो रही होती है। तो सबसे पहले आप उसके लिए एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं, देन पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से आप प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। पहले आप एक्टिव करवा के देखेंगे, एक्टिव नहीं कर सकता तो एक्टिव असिस्टेड करवाएंगे, एक्टिव असिस्टेड भी नहीं कर सकते तो फिर आप पैसिव करवाएंगे। देन पोजिशनल स्ट्रैटेजीज होती हैं, डिफरेंट पोजीशंस हैं वो आपको करवानी होती हैं। और रेस्टिंग के टाइम पे पेशेंट अक्सर ये होता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप हो जाते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी और जॉइंट इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए रेस्टिंग स्प्लिंट भी अप्लाई किए जाते हैं और एडिमा प्रिवेंट करने के लिए भी डिफरेंट पोजीशंस करवाई जाते हैं, क्योंकि अगर एक ही पोजीशन में रहेंगे तो एडिमा हो जाता है। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि जॉइंट इंटीग्रिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करवाने के लिए हम किस तरह एक्सरसाइज करवा रहे हैं। पोजिशनल स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस कॉमन मेल अलाइनमेंट। अब हमारे पास है पोजिशंस जो हमने पढ़ी कि पोजिशनल स्ट्रैटेजीज हम क्या करवा रहे होते हैं। अगर आपको पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखना है तो हेड एंड नेक की किस तरह पोजीशन होगी, न्यूट्रल होगा, सिमेट्रिकल होगा और जो साइड पे पिलोज रखे होंगे। और ट्रंक है वो एक तो अलाइंड होगा, हेड और नेक से अलाइन होगा। ये नहीं कि हेड साइड पे जा रहा है, कमर साइड पे जा रही है, इट शुड बी अलाइन, मिड लाइन में होना चाहिए। और अफेक्टेड अपर एक्सट्रीमिटी में स्कैपुलर प्रोट्रैक्टेड होना चाहिए, शोल्डर फॉरवर्ड होना चाहिए, एल्बो एक्सटेंडेड होनी चाहिए, हैंड रेस्ट करना चाहिए पिलो पे और रिस्ट न्यूट्रल में होनी चाहिए, फिंगर एक्सटेंडेड होनी चाहिए, थंब अबडक्टेड होना चाहिए। अब लोअर लिम्ब की अगर हम देखें तो हिप फॉरवर्ड होना चाहिए, पेल्विस प्रोट्रैक्टेड होना चाहिए। नी को हाइपर एक्सटेंशन से प्रिवेंट करने के लिए आप पिलो या स्मॉल टॉवल भी रख सकते हैं। अक्सर जो है प्लांटर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शंस भी फॉर्म हो जाते हैं, तो उसके लिए आपने फुट एंकल स्प्लिंट भी पहना सकते हैं, रेस्टिंग स्प्लिंट, और या न्यूट्रल पोजीशन में आप रखेंगे एडजस्ट करके। अब हम बात करते हैं साइड लाइन पोजीशन, अफेक्टेड साइड पे भी और लेस अफेक्टेड साइड पे भी। लेस अफेक्टेड साइड जो बिल्कुल ठीक है उसमें हेड एंड नेक न्यूट्रल होना चाहिए, ट्रंक उसी के अलाइन होना चाहिए, स्मॉल पिलोज आप प्लेस कर देंगे रिब केज के आसपास, और ताकि जो हेमीप्लेजिक साइड है वो एलोंगेट हो जा सके। और अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी किस तरह होनी चाहिए, स्कैपुलर प्रोट्रैक्टेड, शोल्डर फॉरवर्ड, आर्म जो है सपोर्टेड होना चाहिए पिलो के साथ और एल्बो एक्सटेंडेड पोजीशन में होगी और रिस्ट न्यूट्रल, और फिंगर भी एक्सटेंडेड हो गया, थंब अबडक्टेड पोजीशन में
में होगा। और लोअर एक्सट्रीमिटी की क्या पोजीशन होगी, फॉरवर्ड एंड फ्लेक्स्ड होगा, नी फ्लेक्स्ड होगा और सपोर्टेड होगा पिलो के ऊपर। ये वो पोजीशंस हैं जो आपको सेट करवानी होती है, हर 2-2 घंटे बाद स्ट्रोक के पेशेंट्स में आपको पोजीशन चेंज करवानी होती है। देन साइड लाइन पोजीशन देखें, अगर अफेक्टेड साइड पे तो हेड एंड नेक न्यूट्रल पोजीशन में हो, सिमेट्रिकल में हो, एक लाइन में होना चाहिए ट्रंक के। इसके अलावा अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी में स्कैपुलर प्रोट्रैक्टेड शोल्डर फॉरवर्ड होना चाहिए, आर्म जो है थोड़ा सा स्लाइट अबडक्शन में हो और एक्सटर्नल रोटेशन में हो, एल्बो एक्सटेंडेड होनी चाहिए, फोर आर्म सुपिनेटेड, रिस्ट न्यूट्रल एंड फिंगर एक्सटेंडेड होने चाहिए और थंब अबडक्टेड होना चाहिए। अफेक्टेड लोअर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो हिप एक्सटेंडेड, नी फ्लेक्स्ड होना चाहिए और साथ साथ पिलो का सपोर्ट होना चाहिए और अल्टरनेटिव पोजीशन होनी चाहिए हिप और नी की फ्लेक्शन में विद पेल्विक प्रोट्रैक्शन के साथ। और सिटिंग में अगर हम देखें, अगर पेशेंट आर्म चेयर पे है या व्हील चेयर पे है तो हेड एंड नेक न्यूट्रल और सिमेट्रिकल हो विद द ट्रंक, और ट्रंक आपका सुपाइन एक्सटेंशन में हो, पेल्विस अलाइन होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, इस तरह से कि दोनों बुटॉक्स पे इक्वल वेट जाए। अपर एक्सट्रीमिटी में शोल्डर प्रोट्रैक्टेड हो, फॉरवर्ड हो, एल्बो सपोर्टेड होने चाहिए ताकि एल्बो रेस्ट में जाए। उसके बाद फोर आर्म एंड रिस्ट न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए, फिंगर एक्सटेंडेड होनी चाहिए, थंब अबडक्टेड होना चाहिए और अगर स्प्लिंट की नीड है तो आप स्प्लिंट भी अप्लाई कर सकते हैं। हिप फ्लेक्स्ड होना चाहिए 90 डिग्री और न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए। इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ। अब क्या होता है, स्ट्रोक के पेशेंट में स्ट्रेंथ जब चली जाती है तो स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप रेजिस्टेंस दे सकते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके आप उसको बढ़ाते जाएंगे। आप रेजिस्टेंस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फिजियोथेरेपिस्ट की हो सकती है, मशीन की हो सकती है, किसी बैंड की हो सकती है, लेकिन जिस भी तरीके से आप रेजिस्टेंस दे रहे हैं तो विद टाइम जो है, क्योंकि कुछ टाइम बाद पेशेंट उस चीज़ का यूज टू हो जाएगा, तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज करें। और जो भी आप रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं वो टास्क ओरिएंटेड फंक्शनल एक्टिविटीज़ हो, वो एक्टिविटीज़ जिसमें पेशेंट को प्रॉब्लम आ रहा हो तो उससे जो फंक्शन जो है उसके जो डिस्टर्ब हो गए हैं तो आप उससे रिलेटेड कोई भी टास्क डिज़ाइन करें और देन आप उसमें रेजिस्टेंस ऐड करते जाएं। एक्सरसाइज करवाते हुए आप पेशेंट की सेफ्टी और प्रोटेक्शन का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप रेजिस्टेंस तो दे रहे हो लेकिन वो रेजिस्टेंस से और मसल्स जो है वो ख़राब हो रहा हो। सब मैक्सिमल एक्सरसाइजेस करवाते हैं, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस नहीं करवाते, क्योंकि अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे तो पेशेंट के लिए नुकसानदेह होती है। तो रेजिस्टेंस प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, स्लो स्लो करके, और सब मैक्सिमल एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। इंटरवेंशंस टू मैनेज स्पास्टिसिटी। अब मैंने जैसे बताया कि जब मसल्स जो है स्ट्रेंथ लॉस कर जाएंगे तो उसके साथ साथ स्पास्टिसिटी, मसल्स में सख्ती आ सकती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट की पोजीशन और पोस्चर का बहुत ध्यान रखा जाए। आइदर वो सिटिंग में है, आइदर वो लाइंग में है, या आइदर वॉकिंग वाला पैटर्न है, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम कुछ एक जो मसल्स हैं वो तो ठीक हो जाए, उसकी बेसिस पे वॉक भी कर रहा हो, लेकिन उसके कुछ एरिया के मसल्स जो हैं वो स्पास्टिसिटी में चले जाए अगर पेशेंट का पोस्चर या पोजीशन ख़राब हो। और जो भी एक्सरसाइजेस करवाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पास्टिसिटी को मैनेज करने के लिए सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग यानी कि जो भी आप स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं वो कुछ देर के लिए आप उसको होल्ड के साथ करवाएं। 30 सेकेंड होल्ड जो है कि गाइडलाइंस हैं बुक्स में। रिथमिक रोटेशन हो, जो भी एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं उसमें रोटेशन इस तरह की हो कि रिदम की फॉर्म में हो। ऑटोजेनिक रिलैक्सेशन भी हो, ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइजेस से करवा रहे हैं तो वहाँ पर रिलैक्सेशन देना भी ज़रूरी है। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, रेसिप्रोकल इनहिबिशन करवा सकते हैं, आइस मसाज, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे सकते हैं और ऑर्थोटिक डिवाइसेस भी रिकमेंड कर सकते हैं ताकि स्पास्टिसिटी कम से कम हो। आप एक तरफ वीडियो में देख सकते हैं कि उसके हाथ में पानी की बोतल पकड़ाइए और उसको उसकी बेसिस पे वो एक्सरसाइज करिए। रिथमिक रोटेशन भी हो रही, थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी ऐड हुई है और उसकी रिपीट भी हो रही है एक्सरसाइज। और ये देखें, इस तरह भी आप ऑर्थोटिक डिवाइस दे सकते हैं। इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव मूवमेंट कंट्रोल। जो भी आपकी मूवमेंट है उसमें ज़रूरी होता है कि कंट्रोल्ड आए। सबसे पहले डिसएसोसिएशन पे काम करें। जो भी पेशेंट की साइनर्जी मूवमेंट फॉर्म हो गई है, आप सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन करें। स्ट्रोक के पेशेंट में क्या होता है कि फ्लेक्शन साइनर्जी और एक्सटेंशन साइनर्जी बन जाती है, तो आपने सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन करना है। साइनर्जीज हम लास्ट वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। PNF पैटर्न जो है वो ज़्यादा करवाए जा रहे होते हैं। प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, इसमें ओपन पैटर्न ज़्यादा करवाए जा रहे होते हैं
ताकि उसकी जो है ओपन मूवमेंट ज़्यादा हो। वेट बेरिंग एक्टिविटीज़ भी आप करवा सकते हैं। स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव अपर एक्सट्रीमिटी फंक्शन, इसके लिए आप अपर एक्सट्रीमिटी की वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हैं एज अ पोस्टल सपोर्ट के फॉर्म में। टास्क ओरिएंटेड एक्सरसाइजेस करवाएं, जो भी आप एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं इस तरह से होनी चाहिए कि जो पेशेंट को टास्क करने में प्रॉब्लम आ रहा है वो टास्क आप उसके हिसाब से आप टास्क डिज़ाइन करें। रीचिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मैनिपुलेशन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी हो सकती है। इसके अलावा सिमल्टेनियसली बायलैटरल ट्रेनिंग हो सकती है कि दोनों अपर लिम्ब की एक्सरसाइज एक साथ करवाएं। फॉर एग्जांपल अगर एक जो है अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी वो काम नहीं करी, अनअफेक्टेड एक्सट्रीमिटी काम करेगी, तो जैसे फॉर एग्जांपल एल्बो की आप एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, आपने दोनों फिंगर्स को क्लैप्स करवाया और उसके बाद उसको बोला कि आप इसको ऊपर तक उठाएं, तो इसकी बेसिस पे क्या होगा कि जो अनअफेक्टेड की वजह से अफेक्टेड भी मूव कर जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोमायोग्राफिक बायोफीडबैक भी आप यूज़ कर सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट रोबोट्स हैं, इस तरह की रोबोट्स हैं जो मूवमेंट करवा रही होती हैं, तो रोबोटिक असिस्टेड थेरेपी भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन कॉमन हो जाता है स्ट्रोक के पेशेंट्स में, तो अगर शोल्डर पेन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज शोल्डर इम्पेंचमेंट सिंड्रोम भी हो सकता है, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए पेशेंट को जो शोल्डर पेन है आप उसको मैनेज करें, अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो जाएंगे, फिर आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। सपोर्टिव डिवाइसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि उसको पिक्चर में हम उसको सपोर्ट करवा रहे हैं बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से उसका पोस्चरल कंट्रोल बेहतर हो रहा है, मूवमेंट कंट्रोल बेहतर हो रहा है। साथ साथ हम अपर लिम्ब की एक्सरसाइज करवा रहे हैं बायलैटरल, और ये है रीचिंग टास्क। इसमें हमने क्या किया कि थोड़ा सा जो बॉल है अब उसकी मूवमेंट करवा रहे हैं, रोलिंग मूवमेंट साइड टू साइड, और थेरेपिस्ट ने तब भी स्टेबलाइज किया हुआ उसके एल्बो और शोल्डर को। कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी है, ये भी हम करवा सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट का जो अफेक्टेड हैंड है उसको हमने ओपन छोड़ा हुआ है, और जो अनअफेक्टेड हैंड है उसको हमने कर लिया बंद। किसी भी चीज़ से आप बंद कर सकते हैं, शॉपर पहना सकते हैं, ग्लव्स पहना सकते हैं, यानी और उसको साइड पे आप उसको बांध दें, और जो अफेक्टेड हैंड है उससे आप उसको बोले वो एक्टिविटी करें, वो टास्क करें, और साथ साथ आप अपने पेशेंट को इनकरेज करें। तो इस तरह भी उसकी जो एक्टिविटी है वो बेहतर होती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक अफेक्टेड हैंड है तो पेशेंट जो है अनअफेक्टेड हैंड को यूज़ कर रहा होता है, लेकिन जब आप अनअफेक्टेड हैंड को ही आप क्लोज कर देंगे तो उसको पता है कि मुझे सिर्फ अफेक्टेड यूज़ करना है, तो जब अफेक्टेड यूज़ करेगा तो उसकी मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी बेहतर होगी। स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव लोअर एक्सट्रीमिटी फंक्शन, जब हम लोअर एक्सट्रीमिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे पास आती है स्टैंडिंग एंड गेट की, यानी कि हमें पेशेंट को खड़ा करना है और पेशेंट को वॉक करवाना है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पेशेंट के कोर मसल्स को बेहतर बनाएं। तो आप पेशेंट को ब्रिजिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, विद सपोर्ट करवा सकते हैं, जिसकी बेसिस पे जब उसका कोर बेहतर होना शुरू हो जाएगा तो फिर आप उसको स्टैंडिंग और वॉकिंग की तरफ लेके आ सकते हैं। तो आप उसकी हिप के, नी के और एंकल के जो मसल्स हैं आप उसको एक्टिवेट करवाएंगे, उसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाएंगे, देन पीएनएफ पैटर्न करवा सकते हैं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। जब वो सब इंप्रूव होना शुरू हो जाए तो पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता करके सिट टू स्टैंड पे लेके आएंगे, सिट टू स्टैंड से देन स्टैंडिंग में आप उसको होल्ड करवा के लेके आएंगे, देन आप वॉकर के साथ उसको आप स्टेपिंग करवाएंगे, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता करके विद सपोर्ट आप उसको वॉक करवा सकते हैं। देन इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव फंक्शनल स्टेटस, तो अब क्या होता है कि फंक्शनल स्टेटस को इम्प्रूव करवाना ज़रूरी होता है। फंक्शनल स्टेटस क्या, पेशेंट की जो भी कंडीशन है आपको उससे बेहतर बनाना है, यानी अगर उसकी बेड मोबिलिटी है तो आपने उसकी बेड मोबिलिटी को बेहतर बनाना है। अगर पेशेंट सारा दिन से एक पोजीशन में लेटा रहता है तो आपने कोशिश करनी है कि पेशेंट को पहले मोटिवेट करना है कि वो आराम से करवट ले सके, दोनों तरफ वो करवट लेना स्टार्ट करें, क्योंकि जो अफेक्टेड साइड होती है उस तरफ करवट लेना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पेशेंट की बेड मोबिलिटी को बेहतर बनाने के बाद आप उसको सिटिंग पोजीशन की तरफ लेके आएंगे। पहले आप सपोर्ट के साथ सिटिंग करवाएंगे, सिट टू स्टैंड की तरफ लेके आएंगे, और सिट टू ट्रांसफ़र की तरफ लेके आएंगे कि वो बैठ के आराम से व्हील चेयर पे या चेयर पे वो ट्रांसफ़र हो सके। एंड देन जब वो अचीव कर लेगा तो फिर आप उसको स्टैंडिंग की तरफ लेके आएंगे, और स्टैंडिंग के बाद स्टैंडिंग ट्रांसफ़र की तरफ लेके आएंगे ताकि फंक्शनल स्टेटस बेहतर हो सके।
अब आप एक्सरसाइज देख रहे हैं, इसमें हम सिट टू स्टैंड ट्रांजिशन कर रहे हैं कि पेशेंट को बोल रहे हैं कि आपने दोनों हाथ को क्लैप्स करना है और खड़े होने की कोशिश करनी है, और साथ जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो हेमियोपैथिक साइड जो अफेक्टेड साइड है वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, हेल्प प्रोवाइड कर रहा है ताकि पेशेंट आराम से और जल्दी उठ सके। देन इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव पोस्चरल कंट्रोल एंड बैलेंस। पोस्चरल कंट्रोल के लिए पोस्चर अलाइनमेंट आप करवा रहे होते हैं। सबसे पहले पोस्चर ठीक करते हैं, उसके बाद स्टैटिक स्टेबिलिटी बेहतर बनाते हैं कि अगर वो सिट है या स्टैंडिंग पोजीशन में है तो जब वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, पहले उस पोजीशन में आप उसकी स्टेबिलिटी बेहतर बनाएंगे। इस तरह से टास्क डिज़ाइन करेंगे स्टैटिक स्टेबिलिटी बेहतर हो सके, और स्टैटिक जब बेहतर हो जाएगी फिर आप डायनेमिक की तरफ आएंगे। देन पोस्टरल स्ट्रैटेजी ट्रेनिंग करवाएंगे, एंकल स्ट्रैटेजी, हिप स्ट्रैटेजी एंड स्टेपिंग स्ट्रैटेजी। देन उसके बाद फोर्स्ड प्लेटफॉर्म बाय फीडबैक सेंटर ऑफ प्रेशर बायो फीडबैक। ये हमारे पास एक मशीन होती है जिस पे आप खड़े होते हैं और वो बता देता है कि आपके नी पे, एंकल पे, हिप पे कहाँ पे कितना फोर्स आ रहा है। तो आप इसके पे खड़ा करके आप देख सकते हैं कि उसका कितना प्रॉब्लम है। देन एप्सिलैटरल पुशिंग, पुशर सिंड्रोम का आप उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। पुशर सिंड्रोम क्या होता है हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्ट्रोक के पेशेंट की अफेक्टेड साइड होती है तो जो सही वाली साइड के मसल्स होते हैं वो अफेक्टेड वाली साइड पे पुश कर रहे होते हैं, तो आप उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप पिक्चर में देखें तो बैलेंस बोर्ड के ऊपर प्रॉपर सपोर्ट के साथ हमने पेशेंट को खड़ा किया हुआ है और आप उसकी जो है बैलेंस बेहतर करवा रहे हैं साथ साथ। इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव गेट एंड लोकोमोशन, आप इस तरह से लोकोमोटर ट्रेनिंग करवाएंगे कि बॉडी वेट सपोर्ट को यूज़ करते हुए वो आराम से मूव कर सके। और रोबोटिक असिस्टेड लोकोमोटर ट्रेनिंग्स होती हैं, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं, ऑर्थोटिक रेसिस्टिव डिवाइसेस होती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि स्टेबिलिटी मिले और पेशेंट को आप ज़्यादा अच्छे से वॉक करवा सकें। और व्हील चेयर, वॉकर आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका बेसिक मकसद ये कि पेशेंट को मूव करवाना, चाहे वो व्हील चेयर पर मूव करे लेकिन उसकी लोकोमोटर एक्टिविटीज़, मूवमेंट को आप बेहतर कर रहे होते हैं ताकि वो कहीं से इधर से उधर जा सके। तो पहले व्हील चेयर पे, फिर उसके बाद वॉकर पे और उसके बाद बगैर वॉकर के। अब आप इसमें देख रहे हैं कि हम लोकोमोटर ट्रेनिंग करवा रहे हैं ट्रेडमिल के ऊपर लेकिन विद सपोर्ट करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो हम पेशेंट को वॉक करवा रहे हैं क्रच के साथ, लेकिन साथ साथ हमने नी को सपोर्ट किया हुआ है जो भी फिजिकल थेरेपिस्ट है उसने। इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव एरोबिक कैपेसिटी एंड एंड्योरेंस, अब आप जो है फिजिकल कंडीशनिंग, जो उसके मसल्स की कंडीशन बेहतर कर रहे होते हैं उसको इस तरह से एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं कि जिसमें आप जो है उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज हो, जितनी एनर्जी यूटिलाइज होगी उतना ऑक्सीजन वो अच्छे से यूटिलाइज हो सकेगा। बस आपने अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है तो आपकी एक्सरसाइज प्रिकॉशंस ये होनी चाहिए कि पेशेंट को लाइट हेडेडनेस नहीं होना चाहिए, डिजीजनेस नहीं हो, चेस्ट हैवीनेस, पेन, एंजाइना, पैल्पिटेशन, इरेगुलर हार्ट बीट ना हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ना हो। जो भी आप एक्सरसाइज करवाने उसमें पेशेंट को फटीग नहीं होना चाहिए। बस इन कंडीशन का आप ध्यान रख रहे होते हैं। सर्किट क्लास ट्रेनिंग भी करवा रहे होते हैं। सर्किट क्लास ट्रेनिंग क्या होती है कि आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस को एक सर्किट की फॉर्म में डिज़ाइन करते हैं। पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 एक्सरसाइज आपने कर ली और 4 एक्सरसाइज का आपने सर्किट बना लिया। पहले आपने वो करवाई, फिर आपने उस सर्किट को रिपीट करवाया। इस फॉर्म में भी आप करवा सकते हैं। तो आपने बेसिकली उसकी एरोबिक कैपेसिटी और एंड्योरेंस को आपने बेहतर बनाना है। पेशेंट क्लाइंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, सबसे ज़रूरी होती है पेशेंट और उसकी फैमिली की काउंसलिंग, क्योंकि वो बता रहा होता है कि जो उसकी हेल्थ कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी। तो अब जो कॉज है, जो वजह थी बीमारी की, सबसे पहले उसको ठीक करना है, साथ साथ पेशेंट को रिकवर भी करना है। अब अगर इस तरह है कि जो घर वाले हैं उनको पता नहीं है कि जो कॉज ऑफ इलनेस है, वजह क्या है बीमारी की, उसके ऊपर काम भी करना है, उसको ठीक भी करना है और साथ साथ रिहैबिलिटेशन कितनी ज़रूरी है, तो पेशेंट की कंडीशन ठीक होने में बहुत टाइम लग सकता है। तो ज़रूरी है कि आप जो है पेशेंट के साथ साथ उसकी फैमिली को भी गाइड करें। और अगर पेशेंट के जो सिम्टम्स है इस तरह के हों कि उसके बिहेवियर भी ख़राब हो रहा हो, कॉग्निशन या इमोशंस भी ख़राब हो रहे हो, या उसकी मेंटल एबिलिटीज़ या उसकी जो इमोशनल स्टेटस है वो डिस्टर्ब हो रहा हो, तो पेशेंट की फैमिली ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर पेशेंट को काउंसिल करें, उसकी फैमिली को काउंसिल करें, ताकि जो भी मसला है उससे हल करना ज़्यादा आसान हो जाए और उसकी रिहैब प्रॉपर हो सके। क्योंकि पेशेंट अपने आप को डिप्रेस फील कर सकता है, अकेला महसूस कर सकता है और कभी कभी इरिटेटेड भी हो जाता है, क्योंकि जो फैमिली की डिमांड होती है ना कि जल्दी से पेशेंट ठीक हो जाए, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, जल्दी जल्दी रिकवरी हो जाए। जब वो हो नहीं रही होती तो पेशेंट खुद तो इरिटेट हो रहा है, और जब फैमिली डिमांड कर रही होती है तो और ज़्यादा उसको इरिटेशन उसके बिहेवियर में बढ़ जाती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि पेशेंट के साथ साथ उसकी फैमिली को भी गाइड
किया जाए। और कभी कभी रिकवरी ना होने की बेसिस पे भी क्या होता है कि पेशेंट को खुद भी गुस्सा आ रहा होता है, इरिटेट हो रहा होता है, चाहे उसकी फैमिली अंडरस्टैंड भी कर रही हो, लेकिन जब उसकी रिकवरी नहीं हो रही होती तो थक रहा होता है और वो कहता है कि नहीं मैं रिहैब नहीं करवाऊंगा। तो बहुत ज़रूरी होती है कि आप उस टाइम अच्छे से काउंसल करें, क्योंकि इसमें फिजिकल थेरेपिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेशेंट और पेशेंट की फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपर अपने पेशेंट को और उसकी फैमिली को अच्छे से काउंसल करते रहें, रियलिस्टिक गोल्स बताएं। देन है डिस्चार्ज प्लान। जब भी डिस्चार्ज के लिए प्लान किया जाए तो सबसे ज़रूरी है कि पेशेंट और उसकी फैमिली को रिहैब में जल्द अज जल्द इन्वॉल्व किया जाए और उसको बताया जाए कि कितना टाइम लग सकता है उसकी कंडीशन के लिहाज से। एक टाइम पीरियड बताया जाए कि इतने से इतने टाइम मंथ लग सकते हैं, इतने वीक्स लग सकते हैं या इतना टाइम पीरियड लग सकता है उस अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो सके। और जब अगर आप उसको घर शिफ्ट कर रहे हैं तो घर पे इस तरह से उसको शिफ्ट किया जाए कि उसका जो इंडिपेंडेंस लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अचीव कर सके। उसके लिए घर में चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन की जा सकें या इस तरह से रूम दिया जाए उसको जहाँ पे वो अपने काम उसको करने के लिए डिपेंडेंसी ना हो दूसरों के ऊपर। इसमें बहुत ज़्यादा रोल है फैमिली का। जब भी फिजियोथेरेपी सेशन हो रहा हो तो उसमें साथ साथ रेगुलरली एंगेज्ड हों, देखें पेशेंट क्या एक्सरसाइज कर रहा है, साथ साथ उसको सीखें, उसकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, ताकि पेशेंट की इंडिपेंडेंस को हम ज़्यादा प्रमोट कर सकें। और जब भी पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाए तो उससे पहले देख लें जो भी हमारा ट्रीटमेंट गोल्स था, जो भी आउटकम्स थे वो कितने बेहतर हुए और पेशेंट कितना फंक्शनल बेहतर हो रहा है, उसको अपने काम करने में कितनी आसानी है। हर 2 हफ्ते बाद उसको अवेलुएट किया जाए। और जब भी पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसके लिए फिजिकल थेरेपी सर्विसेज उसको मिलनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें और जो भी करेक्टिव मेजर हैं उसको इनिशिएट किया जा सके। तो जब भी पेशेंट को डिस्चार्ज करें तो उससे पहले होम एडेप्टेशंस कर लें। असिस्टिव डिवाइस की नीड है तो वो बता दें, या सपोर्टिव सर्विसेज की नीड है तो पेशेंट की फैमिली को प्रॉपर काउंसल किया जाए और उन्हें बताया जाए। और होम थेरेपी की इम्पोर्टेंस बताई जाए कि वो कितनी ज़रूरी है, कितनी नहीं। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कम्युनिटी सर्विसेज से रिलेटेड उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन बताई जाए। और साथ साथ प्रॉपर लॉन्ग टर्म फॉलोअप हो ताकि पेशेंट का फंक्शनल स्टेटस जल्द अज जल्द अचीव किया जा सके, जल्द अज जल्द बेहतर बनाया जा सके। रिकवरी एंड आउटकम्स। अब स्ट्रोक के पेशेंट में कितनी रिकवरी आती है, तो इसके लिए हमारे पास एक स्टडी हुई थी जिसमें 1197 पेशेंट्स लिए गए थे, जिसमें 64 पेशेंट घर डिस्चार्ज हो गए थे, 15% जो नर्सिंग होम से डिस्चार्ज हुए थे और 21% हॉस्पिटल स्टे के दौरान ही डाइड हो गए थे, डेथ हो गई थी उनकी। रिहैब के बाद 11% सर्वाइवल है जो कि सीवियर डिफिसिट्स के साथ है, 11% मॉडरेट डिफिसिट्स के साथ है और 78% जिनमें थोड़ा सा या कोई भी डिफिसिट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही। तो रिहैब का देखें कितना फ़ायदा हो रहा है। फंक्शनल रिकवरी में ऑलमोस्ट जो टाइम है हमारे पास विद इन 12.5 वीक्स का टाइम है 95% पेशेंट्स में स्ट्रोक के अंदर यानी कि 12.5 वीक है आपके पास एक एवरेज टाइम, जिसमें 95% पेशेंट जो है स्ट्रोक के ऑनसेट से फंक्शनल रिकवरी में बेहतर से बेहतर उसको अचीव कर लेते हैं। जो वॉकिंग की रिकवरी है यानी वॉक्स जो पेशेंट कर सकते हैं उसमें 61% सर्वाइवर थे, 50% इंडिपेंडेंट वॉक वाले थे और 11% जो कि असिस्टेंस के साथ वॉक कर रहे थे। कोई भी वॉकर, क्रच, कुछ भी असिस्टेंस हो सकती है। और उसमें से 30 से 60% जो है स्ट्रोक पेशेंट्स, उन्होंने अब दोबारा से अपना इंडिपेंडेंस लेवल जो अपने काम के एरियल्स में, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में इम्प्रूव कर लिया था। तो जो अच्छे आउटकम्स उन पेशेंट्स में नहीं आए जो अपनी जो है तवज्जो नहीं दे रहे थे अपनी एक्सरसाइजेस के ऊपर, ये बार बार रिहैब के लिए एडमिट हो रहे थे और जिनका जो है जो ड्यूरेशन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा था और उन्होंने एक्सरसाइजेस पे या अपनी रिहैब पे इतना फोकस नहीं किया। पुअर आउटकम किन स्ट्रोक के पेशेंट्स में आते हैं, वो पेशेंट्स यानी कि उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं आपको, या अच्छे रिजल्ट्स आने में टाइम लग जाता है। वो पेशेंट्स जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो, या वो पेशेंट्स जिनको स्ट्रोक इस तरह से हो गया होगा कि बहुत ज़्यादा मोटर इम्पेयरमेंट बहुत सीवियर किस्म का हो, या उनको
टाइम पीरियड पैरालिसिस का ज़्यादा हो गया हो, या वो प्रॉब्लम जिनको साथ साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम पर साथ साथ रही हो, स्पेशली इनकॉन्टिनेंस का, या वो पेशेंट जिनके कॉग्निटिव फंक्शन इम्पेयर्ड हो गया हो, यानी अलर्टनेस लेवल या अटेंशन स्पैन या जजमेंट या मेमोरी डिस्टर्ब हुआ हो, तो उनमें भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब होंगे तो उस चीज़ को उस वैल्यू को, रिहैब की वैल्यू को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है। या वो जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स सीवियर किस्म के हो जाएं, तो उनको लर्न, या वो पेशेंट्स जिनको लर्न करने में, नए टास्क को लर्न करने में मसला हो रहा हो, या सिंपल कमांड को फॉलो करने में इशू हो रहा हो, वो पेशेंट जिनको हमें निगलेक्ट का सीवियर इशू हो रहा हो, या वो पेशेंट जिनको सोशल प्रॉब्लम हो या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, ऐसे पेशेंट्स में स्ट्रोक के आउटकम्स बहुत अच्छे नहीं मिले हैं। This is the reference book. If you want to read further, you can read from this book. That's all about today's lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. If you like my video, then please subscribe my channel. Thank you. Take care. Allah Hafiz.